अच्छा, हम एमडी कैट के लिए वैरायटी ऑफ लाइफ का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। क्लासिफिकेशन जो है एक्चुअली हम क्लासिफाई क्यों करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम हमारे लिए ईज़ी टू डील हो जाता है। ईज़ी टू डील मतलब अगर हम ऑर्गेनिज़्म को क्लासिफ़ाई कर लें तो हम उनको पढ़ना हमारे लिए उनको पढ़ना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन मैं ऐसे करूँगा कि 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैं। स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स जो कि अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं, ठीक है? उनमें 0.5 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ क्या है, प्लांट्स भी हैं जो कि डिस्कवर हो चुके हैं। तो इतने बड़े नंबर ऑफ स्पीशीज़ को डील करने के लिए कोई क्लासिफ़िकेशन का सिस्टम होना चाहिए ताकि हम उनको एक डिवाइड करते जाएँ और पढ़ते जाएँ। इतने बड़े सिस्टम को एक साथ पढ़ना जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो अब साइंटिफिक वेज़ ऑफ क्लासिफ़िकेशन क्या है, हम कैसे करते हैं क्लासिफ़िकेशन? सबसे पहले जो है एक साइंटिफिक वे क्या है पहला, वो ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़, ठीक है? हम देखते हैं एवोल्यूशन का मतलब उनके एंसेस्टर्स को देखते जाएँगे कि उनका मैच कहाँ जाके मिल रहा है और वो कहाँ से जो है वो अराइव हुए हैं। तो सारे ऑर्गेनिज़्म जो हैं, ऑल ऑर्गेनिज़म्स रिलेट एट सम पॉइंट इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़, ठीक है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ मतलब क्या? कि अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑर्गेनिज़्म था, उससे आगे ये 2 ऑर्गेनिज़्म निकले, उससे आगे फर्दर ऑर्गेनिज़म्स निकले, ठीक है? इससे आगे फर्दर ऑर्गेनिज़म्स निकल रहे हैं। तो ये जो अगर मिसाल के तौर पे मैं इस ऑर्गेनिज़्म को पिक करता हूँ, तो अगर मैं देखूँ तो ये एक्चुअली अराइव किससे हुआ? ये यहाँ से आया और ये फर्दर यहाँ से आया, ये फर्दर यहाँ से आया। तो ये हम अगर पीछे एक चेन में जाते जाएँ तो हम इसका एवोल्यूशन ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ, हम वो जो है वो ढूँढ सकते हैं। इसे हम कहते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़। तो ये हमें डिवाइड करने में, एनिमल्स को क्लासिफ़ाई करने में हेल्प करता है। हम उनको देखते हैं कि एक्चुअली एक ऑर्गेनिज़्म है, वो कहाँ से पीछे से आ रहा है। हम अगर कोई कॉमन ओरिजिन है, तो हम वो सारे ऑर्गेनिज़्म को एक ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्राइटेरिया क्या है? अगला क्राइटेरिया ये है, दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी अमंग ऑर्गेनिज़म्स। मतलब क्या? कि अगर कोई ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो सिमिलर हैं, कोई भी कैरेक्टर से, उनकी शेप सिमिलर है या उनकी ओरिजिन सिमिलर है, कोई भी चीज़ सिमिलर है, तो हम उस सिमिलैरिटी के बेस पे भी क्या कर सकते हैं, उनको एक ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं। तो ये 2 जो हैं, वो साइंटिफिक वेज़ हैं क्लासिफ़िकेशन के। उसके बाद क्लासिफ़िकेशन का क्राइटेरिया क्या है? हम और चीज़ें क्या देख रहे हैं? इसमें हम देखते हैं सबसे पहले देखते हैं हम होमोलॉगीज़। होमोलॉजीज़ देखते हैं। होमोलॉजी से मुराद क्या है? होमोलॉजीज़ का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो कि स्ट्रक्चर में सेम हों, ठीक है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर वर्टिब्रेट्स हैं, इसे सारे वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, ये मौजूद होती है। ठीक है? तो जो सिमिलैरिटी अमंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ऑर्गेनिज़म्स में, वो हम क्या कहते हैं उसको, होमोलॉजीज़ में पढ़ते हैं और उन सिमिलर स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर। इसकी मैं एक मिसाल आपको दे देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें आर्म ऑफ मैन, ठीक है? आर्म ऑफ मैन देखें या हम देखें लिम्ब ऑफ फोर लिम्ब ऑफ बैट देख लें या फोर लिम्ब ऑफ कैट देख लें, तो इनका अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें, ग्रॉस स्ट्रक्चर जाके देखें तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सिमिलर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कहीं न कहीं ओरिजिन इनका जो है वो मिल रहा है, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। ऑल्दो फंक्शन अलग है, आर्म ऑफ मैन का फंक्शन अलग होगा, फोर लिम्ब ऑफ बैट का फंक्शन अलग होगा, फोर लिम्ब ऑफ कैट का फंक्शन अलग होगा, मगर इनका स्ट्रक्चर अगर हम रीड करें, स्ट्रक्चर आप देखें तो वो हमें सिमिलर मिलता है। तो हम इनको क्या कहते हैं कि ये होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं और इसको हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? होमोलॉगीज़ में पढ़ते हैं। एक पहली बात ये। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। साइटो का मतलब क्या है? सेल और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ सेल होता है ये, स्टडी ऑफ सेल। जैसे मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट सेल पढ़ते हैं, हम यूकैरियोट सेल पढ़ते हैं। हम प्रोकैरियोट सेल को एक ग्रुप में रख देंगे, यूकैरियोट सेल को एक ग्रुप में रख देंगे। अब प्रोकैरियोट सेल क्या होता है? जैसे अगर ये सेल है मिसाल के तौर पर और इसका न्यूक्लियस जो है प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, इसका ऐसे ही जो है न्यूक्लियर मटेरियल रैंडमली पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में। और यूकैरियोट में क्या होता है? ये अगर ये सेल है, इसकी यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा होगा, तो ये सेल में डिफरेंस है। तो हम इसको अलग प्लेस कर देंगे, इसको अलग प्लेस कर देंगे। हम साइटोलॉजी की मदद से सेल को पढ़ा और इन सेल को वो वाले सेल जो इस ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, हम उन ऑर्गेनिज्म को अलग-अलग प्लेस कर देंगे। ठीक है? तो अगला क्राइटेरिया जो है, वो है कंपैरेटिव बायो
केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं होमोलॉजीज, ठीक है? अगर हम स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासीफाई ना कर पाए तो हम सेल को स्टडी करते हैं। अगर हम सेल के बेस पे भी क्लासीफाई ना कर पाए तो हम बायोकेमिस्ट्री मतलब सेल के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइफ को चला रहे हैं हम उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे अगर वायरस है, वायरस के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक मौजूद होगा, दोनों मौजूद नहीं हो सकते। हम इस वायरस को इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो हमने ये कैसे पढ़ा कि स्ट्रक्चर जो वायरस का स्ट्रक्चर है उसके अंदर या तो डीएनए है या तो आरएनए है, कैसे पता चला? हमने बायोकेमिस्ट्री मतलब सेल के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनको पढ़ना शुरू किया और फिर हमने क्लासिफाई किया वायरस को कैसे, जिनके अंदर डीएनए उनको अलग क्लासिफाई कर दिया, जिनके अंदर आरएनए उनको अलग क्लासिफाई कर दिया। तो ये कैसे हुआ? ये बायोकेमिस्ट्री की मदद से हुआ। जो लास्ट क्राइटेरिया है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, और जो डीएनए के स्ट्रक्चर में जहाँ-जहाँ सिमिलैरिटीज़ हमें मिलती जाएँगी, उन ऑर्गेनिज़्म को हम एक ग्रुप में क्लासिफ़ाई कर देंगे और जहाँ डिफरेंसेस मिलते जाएँगे, उनको अलग-अलग क्लासिफ़ाई करते जाएँगे। तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पे हम क्या करते हैं? क्लासिफ़ाई। अगला हमने पढ़ना है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक्चुअली क्या है? ये ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज़म्स के डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? करैक्टर पढ़ रहे होते हैं हम, ठीक है? ये करैक्टर वो नहीं है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं करैक्टर का वर्ड। ये करैक्टर से मतलब ये है, जैसे अगर प्लांट का पेटल है और पेटल की लेंथ है, मिसाल के तौर पर पेटल लेंथ है हमारे पास 12 मिलीमीटर, ठीक है? तो ये 12 मिलीमीटर पेटल की लेंथ क्या कहलाएगा? ये करैक्टर है पेटल का, ठीक है? तो ये इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? करैक्टर कहते हैं। कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को हम लेंगे और उसकी पर्टिकुलर करैक्टर हम देखेंगे तो उसको हम क्या क्लासिफ़ाई कर रहे होते हैं? डिस्क्रिप्शन में क्लासिफ़ाई कर रहे होते हैं, और डिस्क्रिप्शन को हम और क्या कह सकते हैं? करैक्टर कह सकते हैं। एक बात होगी। दूसरा टैक्सोनॉमी में क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं ऑर्गेनिज़्म को। तीसरा नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब है नेमिंग करना ऑर्गेनिज़्म की, हम पढ़ते भी हैं अभी आगे। तो जो ऑर्गेनिज़्म का नाम देना उसको वो नोमेनक्लेचर कहलाता है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद क्लासिफ़िकेशन है। ऑर्गेनिज़्म की क्लासिफ़िकेशन, हम इसको क्लासिफ़ाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। तो ये 4 चीज़ें, इनको हम क्या कह रहे होते हैं? 4 चीज़ों को मिला के टैक्सोनॉमी कह रहे होते हैं। ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ना है कांसेप्ट ऑफ स्पीशीज़। एक्चुअली स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ की मैं आपको पहले डेफिनिशन बता देता हूँ। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स जो कि आपस में क्या करें? इंटरब्रीड करें और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या? कि ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें जो कि आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर कोई ह्यूमन है, ह्यूमन पॉपुलेशन में आप देख लें, अगर कोई पाकिस्तान का ह्यूमन है, वो किसी भी कंट्री के मेल या फीमेल, किसी भी कंट्री के मेल या फीमेल से अगर शादी करे और वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, वो आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सारे जितने भी ह्यूमन हो गए वो क्या होंगे? एक स्पीशी होंगे, ठीक है? अच्छा, ये हो गया स्पीशी की डेफिनेशन। अच्छा, एक जो है थोड़ी सी बात ये हमें पता होनी चाहिए, इंटरब्रीडिंग जो है, यहाँ लिखते हैं हाउएवर, इंटरब्रीडिंग जो है इसको हम क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते। एज क्राइटेरिया कि ये स्पीशी के लिए हम क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं कि ये बात होगी तो ही स्पीशी होगी, कैन नॉट बी यूज्ड एज क्राइटेरिया फॉर, किसके लिए? फॉर ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, मतलब जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एनिमल्स, जैसे कि बैक्टीरिया है, तो उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस ये सेक्सुअली कर रहे हैं, वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट उनका होता ही नहीं है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? जैसे बाइनरी फ्यूजन है, जैसे एक सेल है, ये डिवाइड होकर 2 बन जाए, ठीक है? तो इसमें कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं है, इसमें वैसे ही वो सेल डिवाइड हो रहा है, 2 बन रहा है। तो इस पे हम ये यूज़ नहीं करेंगे कि ये आपस में क्या इंटरब्रीड करें, ये सेक्सुअली ऑर्गेनिज़्म के लिए सिर्फ है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है? उसके बाद करैक्टर ऑफ स्पीशी है कि स्पीशी के क्या-क्या करैक्टर हो सकते हैं। थोड़ा-सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। स्पीशी का एक अपना एनवायरनमेंट होगा जहाँ वो रहता है, ठीक है? एनवायरनमेंट जहाँ वो स्पीशी रहता है। उसके बाद हर स्पीशी के अपना एक स्ट्रक्चर होगा। जैसे ह्यूमन ऑर्गेनिज़्म की आप एग्ज़ाम्पल ले लें, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, नाक है, कान है, आँखें हैं, तो ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब बिहेवियर करैक्टर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टिमुलस को, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। मैं आपको और समझाता हूँ ये।
जैसे अगर कोई ऑर्गेनिज़्म है वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो वो उसका ही रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी और उसको उसकी तरफ जाना, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, वो क्या हो जाएगा, उसका रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, बिहेवियर कैरेक्टर है, हर ऑर्गेनिज़्म का अलग-अलग होता है। हर स्पीशी का अलग-अलग होता है, ठीक है? ये हो गया कुछ स्पीशी का कैरेक्टर। अच्छा, अगला जो है वो है हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं? हम क्लासिफ़ाई करते हैं, हम किस बेस पे आप क्लासिफ़ाई कर रहे हैं, कैसे ऑर्गेनिज़्म को क्लासिफ़ाई करें, हम ये पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हम क्लासिफ़िकेशन में मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आपको लेके जाता हूँ। सबसे पहले आता है किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम, ठीक है? फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद क्या आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या आता है फैमिली, फैमिली के बाद क्या आता है जीनस और जीनस के बाद क्या आता है स्पीशी, स्पीशी के बाद ये लास्ट जो है हमारे पास करैक्टर है। स्पीशी के बाद कुछ नहीं है। ठीक है, इसको अब याद कैसे करना है? एक ट्रिक ये है इसको याद करने की, खान पीसीओ फॉर गपशप, ठीक है? खान ये हो गया आपका किंगडम, ये हो गया फाइलम, ये हो गया आपका क्लास, ये हो गया ऑर्डर, ये हो गया फैमिली, ठीक है? और ये हो गया जीन और ये हो गया स्पीशी। ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसको मैं आप एक्सप्लेन कैसे करूँगा? देखें, सबसे पहले अगर इस एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, ठीक है? एक क्लास है जिसके अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट ये एक क्लास को हम क्या कहेंगे? ये हो जाएगी स्पीशी। अगर इसे हम बड़ा यूनिट देखें, तो ये स्टूडेंट किस चीज़ के हैं? ये है अगर प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो एक और क्लास है जिसमें प्री इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी 30 हैं, ठीक है? तो ये स्पीशी हो गई। अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें तो क्या हो जाएगा? जीनस कहलाएगा, ठीक है? अगर और दो कॉमर्स की क्लास है, ठीक है? कॉमर्स की क्लास है, हम इन तीनों को कंबाइन कर लें तो क्या कहलाएगी? फैमिली कहलाएगी। अगर हम पूरे कॉलेज की क्लासेस को कंबाइन कर लें, सारे सेक्शन को कंबाइन कर लें, तो एक बड़ा यूनिट और बन जाएगा, क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। तो ऐसे ही अगर हम पूरे कराची के या पूरे पाकिस्तान के कॉलेजेस को कंबाइन कर लें, तो इससे बड़ा यूनिट बन जाएगा, जो क्या कहलाएगा? क्लास। तो ऐसे एक छोटे से यूनिट से हमने 30 स्टूडेंट के यूनिट से स्टार्ट किया, जो कि प्री मेडिकल के थे, उससे हम प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ऐड किया, फिर हमने कॉमर्स के स्टूडेंट को ऐड किया, फिर कॉलेज के, फिर ऐसे हर हम लेवल पे एक-एक यूनिट ऊपर जाते गए और यहाँ से क्लासेस बढ़ती गईं। तो बिल्कुल वैसे ही ऑर्गेनिज़्म को हम क्लासिफ़ाई करते हैं, तो बिल्कुल एक जैसे ऑर्गेनिज़्म होते हैं वो स्पीशी में आ जाते हैं, जिससे मिलते-जुलते और हैं वो जीनस में आ जाएँगे, और थोड़े मिलते-जुलते जिनमें कॉमन कैरेक्टर मौजूद होगी वो फैमिली में आ जाएँगे, और कॉमन कैरेक्टर जो है वो थोड़ी कम कैरेक्टर आती जाएँगी, वो ऐसे ऑर्डर में आएँगे, और थोड़ी कम कैरेक्टर वाले क्लास में। तो ऐसे करते-करते हम एक किंगडम तक अरेंज कर लेते हैं। ठीक है? इसके बाद हमने पढ़ना है, अब इसको हम हायरार्की कहते हैं, ठीक है? एक इसका ऐसा चार्ट बनता है। देखिए, सबसे पहले स्पीशी होगी, स्पीशी ज़ाहिर है कम होंगी, ठीक है? बिल्कुल एक जैसे करैक्टर हों जिन ऑर्गेनिज़्म के, वो बहुत कम होंगे। उसके बाद थोड़े से और मिलते-जुलते करैक्टर वाले क्या हो जाएँगे? वो हो जाएँगे जीनस। थोड़े से और मिलते-जुलते करैक्टर वाले क्या हो जाएँगे? वो हो जाएगी फैमिली। थोड़े से और मिलते-जुलते करैक्टर वाले हो जाएँगे ऑर्डर, ठीक है? थोड़े से और मिलते-जुलते क्या हो जाएँगे? क्लास। ऐसे ही थोड़े से और मिलते-जुलते वाले क्या हो जाएँगे? फाइलम। ठीक है, थोड़े से और मिलते-जुलते क्या हो जाएँगे? किंगडम। तो आप ये देखें कि नीचे बहुत छोटा था, ऊपर बढ़ते गए, ये जो लेवल है, ठीक है? ये बढ़ता गया, तो हम इसको क्या कह रहे हैं? इसका नाम देते हैं हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है? ये इसको हम नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि हम फाइलम की जगह डिवीज़न का वर्ड यूज़ करते हैं किसके लिए? एल्गी के लिए, प्लांट्स के लिए और फंजाई के लिए। इनके लिए हम यूज़ करते हैं डिवीज़न का वर्ड फाइलम की जगह। बस ये बात आपको थोड़ी-सी पता होनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ कॉर्न पढ़नी है, एग्ज़ाम्पल से समझाया हुआ इन्होंने, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सबसे पहले किंगडम होगा, किंगडम कौन-सा है? कॉर्न का प्लांटाए है। इसके बाद इसकी डिवीज़न क्या है? क्योंकि प्लांट से बिलॉन्ग कर रहा है तो हम फाइलम की जगह क्या यूज़ करें? डिवीज़न। ये है ट्रैक्योफाइट। ट्रैक्योफाइट क्या होते हैं? वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम मौजूद होगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्लास होती है। क्लास क्या होगी इसकी? एंजियोस्पर्म। ये सारी डिटेल आप ज़ायरा किंगडम प्लांटाe में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका पोल्स। इसके बाद इसकी फैमिली है। फैमिली अपोएसी फैमिली है इसकी। उसके बाद इसका जीनस है। जीनस है ज़ी, इसका जीनस है, और इसका जो स्पीशी है वो है मेज।
ठीक है। मेज़ जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक करैक्टर वाला होगा, उसके बाद जो जीनस में क्या होगा, थोड़े से करैक्टर और सिमिलर करैक्टर थोड़े कम होते जाएँगे, उसके बाद पोएसी फैमिली में क्या होगा और सिमिलर करैक्टर कम होते जाएँगे, ऐसे पोल्स में क्या होगा और सिमिलर करैक्टर्स कम हो जाएँगे, ऐसे करते-करते बिल्कुल वही एग्ज़ाम्पल है जो हमने स्टूडेंट वाली ली कि बिल्कुल स्पेसिफिक करैक्टर 30 स्टूडेंट में मौजूद थे, सारे क्या थे प्री-मेडिकल के थे एक ही क्लास में, प्री-इंजीनियरिंग वाले भी आ गए मगर ये थोड़े करैक्टर क्या हो गए, एक कॉलेज में है मगर प्री-इंजीनियरिंग वाले हैं और स्टूडेंट हैं, तो ये करैक्टर इनके थोड़े मिलते-जुलते हो गए मगर ये इनकी क्या हो गई, ये स्पीशीज़ है जीनस में आ गए। अच्छा कॉमर्स वाले क्या हैं, हमने और मिला लिए, इनके और करैक्टर अलग हैं क्योंकि कॉमर्स के बिल्कुल सब्जेक्ट अलग होते हैं, तो हमने क्या कर लिया इसको फैमिली में कर लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने कॉलेज के स्टूडेंट देखे, एक ही कॉलेज में है तो पूरे कॉल है तो स्टूडेंट ही, तो हमने क्या और करैक्टर इनके इन कॉमन करैक्टर क्या हो गए, कम हो गए तो ऑर्डर में चले गए। ऐसे इन कॉमन करैक्टर कम होते जाएँगे तो हम नीचे से ऊपर जाते जाएँगे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ना है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका मतलब क्या है, नोमेनक्लेचर का मतलब है, नोमेनक्लेचर का मतलब है सिस्टम ऑफ नेमिंग। मतलब हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम कैसे देते हैं, इसकी नीड क्यों पेश आई? क्योंकि अर्ली क्या होता था, बहुत पहले ज़माने में कॉमन नेम्स रखते थे। मतलब क्या कि अगर कोई एक चीज़ है, अगर कोई ऑर्गेनिज़्म है, मतलब मैं एक्स ऑर्गेनिज़्म ले रहा हूँ, इसका किसी बंदे ने कोई एक नाम रखा होगा, ए नाम रखा, किसी बंदे ने बी नाम रखा, किसी बंदे ने सी नाम रखा। ये डिफरेंट एरियाज़ पे, डिफरेंट रीजन के एरियाज़ पे ये नाम चेंज होते रहते हैं। तो हम ये एक्स ऑर्गेनिज़्म को कैसे पहचानें, किस नाम से है? तो हमने अगर किसी को बताना हो कि ये फलाना ऑर्गेनिज़्म, तो हम क्या नाम से बताएँगे? वो पता नहीं किस नाम से उस ऑर्गेनिज़्म को जानता है। तो हम एक जो है स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, जो कि हम किसी को भी बताएँ कि ये वाला ऑर्गेनिज़्म है, वो फ़ौरन पहचान जाए, तो इसकी नीड इसलिए पेश आई। अब ये किसने ये वाला सिस्टम जो है वो पेश किया? ये पेश किया लिनियस ने पेश किया सिस्टम, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब इसके रूल्स क्या हैं? इसके रूल्स ये हैं कि रूल्स मैं यहाँ लिखता हूँ कि नाम देने के, किसी भी ऑर्गेनिज़्म को नाम देने के क्या रूल हैं कि नाम जो है वो हमेशा 2 वर्ड का होगा। ये रूल इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। पहला क्या है, नाम हमेशा क्या होगा, 2 वर्ड का होगा और पहला वर्ड जो है वो शो करेगा जीनस को। हमने अभी पढ़ा कि स्पीशीज़ से ऊपर वाला यूनिट क्या होता है, जीनस। तो पहला वर्ड जो है शो करेगा जीनस को और पहला वर्ड जो है हमेशा, पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, तीसरा रूल, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा नाम है, सेकंड नेम किसको शो करेगा, सेकंड नेम शो करेगा स्पीशी को और सेकंड नेम हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से, ठीक है? ये रूल हो गया। और हमेशा अगर हम हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन होगा, हैंड रिटन है तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अगर प्रिंटेड है तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इटैलिक फॉर्म में, मतलब थोड़ा-सा टेढ़ा करके लिखेंगे इटैलिक फॉर्म में। तो ये कुछ रूल्स हो गए, मैं दोबारा बताता हूँ, हमेशा 2 वर्ड का होगा नाम। पहला वर्ड क्या शो करेगा, जीनस को। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, दूसरा वर्ड शो करेगा स्पीशी को और दूसरा वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर हैंड रिटन होगा, हाथ से लिखा हुआ, तो अंडरलाइन करेंगे, अगर प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो हम इसको इटैलिक लिखेंगे। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे पोटैटो है। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका नाम है सुलै सुलैनम सुलैनम ट्यूबरोसम ट्यूबरोसम। देखिए, मैंने इसका जो पहला वर्ड है, उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। इसका पहला वर्ड है, मैंने लिखा कैपिटल, इसका पहला वर्ड लिखा स्मॉल, उसके बाद दोनों को अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद पहला वर्ड ये क्या शो कर रहा है, ये है जीनस इसका, पोटैटो का, और ये क्या है, ये इसकी स्पीशी है, ठीक है? ये कुछ रूल्स हैं जो कि नेमिंग में काम देते हैं। अच्छा, अब हम इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो पढ़ चुके हैं, मैंने आपको यहीं ऊपर बता दी है। अब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कि हमने कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, किन ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। अब तक हम पढ़ रहे थे कि नीड क्यों पेश आई क्लासिफाई करने के और क्या रीजन से क्लासिफाई करने के। अगर हमने क्लासिफाई कर लिया तो उनको नाम कैसे दिया, किस रीजन पे, किस बेस पे नाम दिया, कैसे नाम लिखते हैं उनका। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन हो चुकी है कि अब क्लासिफिकेशन कैसे कैसे की क्लासिफिकेशन। सबसे पहले क्लासिफिकेशन हुई 2 किंगडम्स में, जो कि एक किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांट है। किंगडम एनिमेलिया में सारे ऑर्गेनिज्म थे जो कि किंगडम प्लांटाe में सारे ऑर्गेनिज्म थे जो कि फूड को खुद बनाते थे, फूड फूड सिंथेसाइजिंग थे और इनके अंदर सेल वॉल मौजूद थी। तो इनको हमने किस में रख दिया, किंगडम प्लांटाe में। और इसमें बैक्टीरिया भी आ गया था, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल मौजूद थी। फंजाई भी था, क्यों? क्योंकि अंदर सेल वॉल मौजूद थी और प्लांट्स इसके अंदर मौजूद थे। एनिमेलिया में क्या होगा कि इसमें ऐसे होंगे जो फूड को ना बनाए और जिनके अंदर सेल वॉल भी ना मौजूद हो। तो इसके अंदर
और ये किस पे डिपेंड करें, फूड नहीं बना रहे तो ये क्या होंगे, ये ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड करेंगे या जो डिकम्पोज करके फूड लेते हैं उन पे डिपेंड करेंगे। तो ये फर्दर जो सबसे पहले वाली क्लासिफिकेशन थी वो इस पे थी। अब इस पे आए ऑब्जेक्शन, ठीक है। क्या ऑब्जेक्शन आए? सबसे पहले ऑब्जेक्शन आया कि ये अनवर्केबल है, मतलब ये सूटेबल नहीं है किसके लिए, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूँ। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए क्यों? क्योंकि यूग्लिना के पास प्लांट लाइक करैक्टर होते हैं, जैसे इसके पास है क्लोरोफिल मौजूद होगा तो ये क्या है, इसका प्लांट लाइक करैक्टर है। और एक एनिमल लाइक करैक्टर क्या है, इसके पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। अब देखें, एक करैक्टर एनिमल का आ गया, एक करैक्टर प्लांट का आ गया, तो किस किस में रखें इसको? पहला ऑब्जेक्शन ये आया। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आया कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल जो हम अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं उनके बारे में कुछ नहीं बताता, तो ये दूसरा ऑब्जेक्शन आया। तो अब इस ऑब्जेक्शन को दूर करने के लिए थर्ड किंगडम आया हमारे पास। थर्ड किंगडम आया, तो वो थर्ड किंगडम कौन सा था? किंगडम प्रोटिस्टा था। थर्ड किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा, जिसके अंदर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म को रख दिया। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म भी आ गया इसके अंदर, प्लस बैक्टीरिया भी इसके अंदर हमने ये रख दिया। ये आ गया थ्री किंगडम, ठीक है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट से जिनका नाम आपको पता होना जरूरी नहीं है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल क्या होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट सेल वो होंगे जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, और यूकैरियोट वो होंगे जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो जब उन्होंने बता दिया तो इसके बाद फोर्थ किंगडम आया। फोर्थ किंगडम में कौन सा? किंगडम मोनरा, या आप किंगडम प्रोकैरियोट भी कह सकते हैं। किंगडम मोनरा या प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटा। इसके अंदर कौन से रखे होंगे? इसके अंदर ज़ाहिर है बैक्टीरिया को रख दिया होगा। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया जैसा ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों को इसी के अंदर रख दिया। ये हो गया, चौथा किंगडम भी आ गया। जब चौथा किंगडम आ गया तो इसके बाद एक और ऑब्जेक्शन रह गया था, जो कि पांचवा किंगडम जिसने बनाया। वो ऑब्जेक्शन क्या था कि फंजाई के ऊपर वो ऑब्जेक्शन था। फंजाई जो है, फंजाई के पास कुछ प्लांट लाइक करैक्टर है और कुछ एनिमल लाइक करैक्टर है। वही, अब प्लांट लाइक करैक्टर क्या है? इसके पास सेल वॉल होती है, सेल वॉल मौजूद है। और इसके बाद सेंट्रियोल्स नहीं है। सेंट्रियोल क्या होते हैं? जो कि सेल डिवीजन में काम देते हैं, सेल के चैप्टर में पढ़ते हैं। और नॉन मोटाइल है। तो ये तीन क्या है? तीन प्लांट लाइक करैक्टर हैं, जो कि फंजाई को हमने इनिशियली किंगडम प्लांटाई में रखा था, तो ये प्लांटाई करैक्टर है इसके। मगर ये क्या है, दूसरा क्या है, ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, मतलब हेटरोट्रॉफ्स हैं। मतलब कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। तो अब इसके अंदर कुछ एनिमल लाइक करैक्टर भी आ रहे हैं, कुछ प्लांट लाइक भी। तो इसको किस में रखें? तो इसके लिए हमने फिर अलग किंगडम बनाया, किंगडम फंजाई, जो कि फिफ्थ किंगडम था। तो ऐसे करके हमारे पास पांचों किंगडम क्या हो गए? बन गए, ठीक है। अब पांच फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी? ये दी रॉबर्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट विटैकर ने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी। थोड़ा सा प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफ्स, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोफ्स और इंजेस्टिव हेटरोट्रोफ्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। हेटरोट्रोफ्स क्या है? सारे वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना नहीं बनाते, खुद नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब एब्जॉर्प्टिव का मतलब क्या है कि ये सिक्रीट करेंगे एंजाइम्स अपनी बॉडी के बाहर, आउटसाइड बॉडी। और आउटसाइड बॉडी जो फूड मटेरियल मौजूद होगा उसको क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी में फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या किया? एंजाइम को सिक्रीट किया आउटसाइड बॉडी, और जो आउटसाइड बॉडी फूड मौजूद है उसको डाइजेस्ट करके क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब इसमें कौन आता है? इसमें आ जाते हैं फंजाई। अच्छा, अगर इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ देखें, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ क्या करते हैं? खाना क्या करते हैं? फूड टेक इन और इसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट इनसाइड। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल एनिमल, जैसे ह्यूमन भी है, ह्यूमन भी एनिमल्स में आ जाते हैं। जो जैसे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। तो हम क्या आते हैं? हम इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं, मगर फंजाई के एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन कैसे होती है। अब क्लासिफिकेशन को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बेसिस पढ़ते हैं हम, किन दो बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया। सबसे एक बेसिस क्या है? सेलुलर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल के ऑर्गेनाइजेशन पे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेल के ऑर्गेनाइजेशन में कैसे, अगर प्रोकैरियोट होगा और कैसे हो सकता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट अगर होगा तो उसका अलग किंगडम हमने बनाया, किंगडम प्रोकैरियोटा, सेपरेट किंगडम। प्रोकैरियोट में आपको समझा चुका हूँ, वो वाले सारे सेल जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसमें बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। और प्रोकैरियोट क्या होते हैं? सारे
प्रोकैरियोट क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से सारे। जैसे बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है। बस इसके बारे में इतना ही आपको पता होना चाहिए। प्रोकैरियोट की क्लासिफिकेशन होगी। दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है? दूसरी क्लासिफिकेशन यूकैरियोट। यूकैरियोट की लंबी क्लासिफिकेशन, इसके अंदर यूनिसेलुलर भी आएंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर आ गया। उसके बाद सिंपल मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर को मैं एम से लिख रहा हूँ, और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। इसके अंदर फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब हम, ये होगी पहली क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेलुलर क्लास ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है? न्यूट्रिशन की बेस पे हमने इन किंगडम को क्लासिफाई किया। न्यूट्रिशन की बेस पे मतलब कैसे? कि कुछ होंगे फोटोसिंथेसिस करेंगे, जैसे प्लांट्स हैं, उनको किंगडम प्लांटा में रखा। उसके बाद कुछ क्या करेंगे? कुछ इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ्स होंगे। अभी मैंने आपको इंजेस्टिव का ऊपर बताया, इसमें कौन आएंगे? इनमें एनिमल्स आ जाएंगे। और कुछ क्या होंगे? कुछ एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स होंगे। ठीक है, कुछ एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स होंगे, इनमें कौन आ जाएगा? फंजाई आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बेसिस हैं जिसमें हमने 5 किंगडम को बनाया। सेलुलर, सेल को पढ़ के और न्यूट्रिशन को पढ़ के हमने बनाया। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर यूनिसेलुलर है, मैं अब यहाँ आपको समझाता हूँ। ये वाला, इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ, इसको 3 लिख देता हूँ। अगर यूनिसेलुलर है, पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर, ये दो किस में रखे गए? 1 + 2। इन दो के लिए एक अलग ग्रुप बनाएगा जिसको हम क्या कहते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। इन दो के लिए एक किंगडम बनाया गया जिसको हम क्या कहते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे? इसके अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे। मगर कौन से मल्टीसेलुलर? सिंपल वाले। मल्टीसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिज्म भी इसमें आ जाएंगे। और इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे। ये दोनों इसमें आ जाएंगे। मगर कौन से आएंगे? दैट डू नॉट फिट इन अदर किंगडम्स। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि अलग किंगडम में ना फिट आ सकें, वो सारे किंगडम प्रोटिस्टा में हम क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। इसका दूसरा नाम भी क्या है? किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी इसको कह सकते हैं, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई हमारे पास क्लासिफिकेशन। हमने क्या पढ़ा कि यूकैरियोट्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं 3 में: यूनिसेलुलर, सिंपल मल्टीसेलुलर और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर को हमने ग्रुप में रखा जिसको हम क्या कहते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा, जिसके अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों आ जाते हैं। कौन से? सारे वो वाले जो कि किंगडम, बाकी सारे किंगडम में फिट ना आ सके। ये बन गया भाई हमारे पास किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। इसके बाद हमने दूसरा किंगडम बनाया जो कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर था। कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर, इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे? ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले 3 ग्रुप बनेंगे इसके, ये 1, ये 2, ये 3। सबसे पहले वो आ जाएंगे जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस, तो क्या बन जाएगा? किंगडम प्लांटाe। किंगडम प्लांटाe वाला ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। ये सारे क्या होंगे? यूकैरियोट होंगे। हम यूकैरियोट अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद मल्टीसेलुलर पढ़ रहे हैं, तो मल्टीसेलुलर होंगे। और फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ्स, मतलब अपने खाना क्या करें? खाना खुद बना रहे हैं। तो इनके करेक्टर है किंगडम प्लांटाe के। इसके बाद कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में और कौन सा ग्रुप आ जाएगा? इसमें आ जाएगा जो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ्स है, मतलब जो कि अपना एंजाइम बाहर रिलीज कर रहे थे और खाना डाइजेस्ट कर रहे थे। तो इसमें कौन आ जाएगा? इसमें आ जाएगा फिर किंगडम फंजाई। इस फंजाई ही मैंने पढ़ाया ऊपर, बताया आपको किसी एग्जाम्पल में आता है, तो किंगडम फंजाई। अब इसके हम देख लेते हैं क्या है। ये क्या है? यूकैरियोट है, हमने लिख दिया यूकैरियोट। उसके बाद क्या है? मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर लिख दिया। और क्या है? एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट भी है। एक्सेप्शन क्या है? मैंने आपको बताया कि क्या है? मल्टीसेलुलर, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। मगर इसमें यीस्ट भी आ जाता है जो कि क्या है? यूनिसेलुलर। ठीक है, ये इसकी बस एक्सेप्शन है। थर्ड इसमें क्या है? कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर में जो कि इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ्स हैं, मतलब कि खाना खाते हैं और बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ्स। ठीक है, अब इनकी क्या होंगी क्लासिफिकेशन? करेक्टर्स यूकैरियोट, क्योंकि यूकैरियोट की क्लासिफिकेशन में हम पढ़े। दूसरा मल्टीसेलुलर। ठीक है, तीसरा क्या है? ये इंजेस्टिव हेटेरोट्रोफ्स हैं। और इनके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? ह्यूमंस भी आ जाएंगे, बर्ड्स भी आ जाएंगे। ह्यूमंस आ गए, बर्ड्स आ गए, और भी इनके एग्जाम्पल हैं, मैमल्स, रेप्टाइल्स वगैरह।
ठीक है, ये होगी हमारे पास क्लासिफिकेशन। ये आपका टॉपिक हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक। इसके बाद हम वायरस को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।